वक्त की भी अपनी एक जुबान होती है और सुंदरपुर की घड़ियों में वो जुबान अब खामोश हो चुकी थी। पूस की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। वो एक बद्दुआ थी जो सदियों पहले किसी ने इस जमीन को दी थी। आसमान से ओस नहीं बल्कि एक जहरीली ठंड बरस रही थी। घना सफेद कोहरा पूरे गांव पर ऐसे लिपटा हुआ था जैसे किसी ने मरे हुए जिस्म पर सफेद कफन उड़ा दिया हो। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेने में भी फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा, इतना जानलेवा था कि अगर एक सूखा पत्ता भी पेड़ से टूटकर गिरे तो उसकी आवाज किसी धमाके जैसी लगे। सिर्फ एक ही आवाज थी जो इस खामोशी से बगावत कर रही थी। वो थी दूर कहीं से आते हुए आवारा कुत्तों के रोने की आवाज। वो रोना किसी भूख का नहीं था, वो चेतावनी थी। वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो इंसानी आंखों से ओझल था। गांव के बस स्टैंड के पास जो अब वीरान पड़ा था, एक टीन की छत वाली छोटी सी दुकान थी। दुकान के बाहर एक अलाव जल रहा था। लकड़ियां चटक रही थीं और लपटें हवा के झोंकों से इधर उधर नाच रही थीं। अलाव के चारों तरफ लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी उनके हाथ कांप रहे थे। ये कंपकपी ठंड की वजह से कम और खौफ की वजह से ज्यादा थी। काका, क्या आपको लगता है लखा जिंदा होगा? जिंदा? बिरजू बेटा, मौत सिर्फ वो नहीं होती जब सांस रुक जाए। मौत वो भी होती है जब रूह जिस्म छोड़ दे पर जिस्म चलता रहे। लखा कल रात अपनी गाय ढूंढने गया था ना। मैंने कहा था, लखा, अगर तू उस सरहद के पार गया तो वापस सिर्फ तेरा नाम आएगा, तू नहीं। अपशकुन, देखो आग भी चाय नहीं पी रही आज। काका, आपको पता है ना आज क्या है? आज अमावस है। मेरी दादी कहती थी कि जब चांद आसमान से गायब होता है तो सिंगा हवेली की मालकिन, वो नर्तकी चंद्रमुखी, अपनी नींद से जागती है। आज की रात हवा का रुख हवेली से गांव की तरफ होता है। सुना है आज भी वो अपनी टूटी हुई पायल पहनती है। अरे बस करो दीनू भाई, क्यों डरा रहे हो? हम सब जानते हैं वहां क्या होता है, लेकिन वो हवेली अब खंडहर है। वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ चमगादड़ और सांप है वहां। सांप? रघु, सांप सिर्फ काटते हैं, जान लेते हैं, लेकिन वो हवेली, वो जान नहीं लेती, वो यादों को पी जाती है। तुम्हें याद नहीं, 10 साल पहले वो इंस्पेक्टर आया था, कहता था मैं भूतों को गिरफ्तार करूंगा। अगली सुबह वो इंस्पेक्टर हवेली के आंगन में बैठकर हवा में सितार बजा रहा था। पागल हो गया था वो। आज भी पागल खाने में दीवारें खुरचता है। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दूर से आती हुई किसी गाड़ी के इंजन की आवाज, और फिर एक अजीब सा हॉर्न। कोहरे की दीवार को चीरती हुई 2 पीली हेडलाइट्स उनकी तरफ बढ़ रही। इतनी रात को कौन पागल है जो अमावस की रात सुंदरपुर आ रहा है? वो एक खटारा ऑटो रिक्शा था जो शहर के रेलवे स्टेशन से आ रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था और हर गड्ढे पर ऑटो ऐसे उछलता था जैसे उसके पुर्जे बिखर जाएंगे। ऑटो के अंदर 2 नौजवान बैठे थे, विक्रम और सुमित। दोनों की उम्र करीब 28-30 साल रही होगी। शहर के महंगे कपड़े पहने थे जो इस देहाती माहौल में अजीब लग रहे थे। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर सिवाय अंधेरे और कोहरे के कुछ नहीं था। यार सुमित, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। 6 साल, पूरे 6 साल हो गए हमें यहां से गए हुए। तेरा वो बैक टू रूट्स वाला भाषण सुनने में अच्छा था, लेकिन हकीकत देख रहा है, यहां सड़क तक नहीं है, नेटवर्क भी गायब है। अगर हमें कुछ हो गया तो एम्बुलेंस भी सुबह तक नहीं पहुंचेगी। अरे विक्की भाई, तू हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। देख, शहर के शोर से कितना सुकून है यहाँ। और फिर पापा की आखिरी इच्छा थी कि हवेली, मतलब हमारा वो पुराना पुश्तैनी घर, एक बार रिपेयर हो जाए। हम उसे बेचने ही तो आए हैं, बस 1-2 दिन की बात है। और वैसे भी मुझे बचपन में ये गांव बहुत पसंद था। याद है
हम वो पीछे वाले बगीचे में क्रिकेट खेलते थे। हाँ याद है, और मुझे ये भी याद है कि शाम के 6 बजते ही दादी हमें घर के अंदर खींच लेती थी, कहती थी हवा बदल गई है। तभी ऑटो वाले ने अचानक ब्रेक मारा। ऑटो एक झटके के साथ रुका। विक्रम का सिर रॉड से टकराते टकराते बचा। अरे भाई देख के चलाओ, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब माफ करना, लेकिन मेरा ऑटो इससे आगे नहीं जाएगा। विक्रम ने सुमित की तरफ देखा। सुमित के चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट आ गई थी। ऑटो वाले ने उनका सामान, 2 बैग जल्दी जल्दी सड़क पर उतारा। वो सामने देखिए, कोहरे के बीच वो सिंगा हवेली है। आज की रात उस रास्ते से गुजरना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। पैसे आप आधे दे देना, पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या? अभी तो गांव का मोड़ आया है। हमारा घर तो वो पीपल के पेड़ के उस पार है। यहाँ बीच जंगल में कैसे उतरेंगे हम? एक सलाह मानिए साहब, अगर रास्ते में कोई आवाज आए, कोई आपको नाम से पुकारे या कोई सुरीला गाना सुनाई दे तो रुकना मत, बस चलते रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। इससे पहले कि विक्रम कुछ और पूछता, ऑटो वाले ने किक मारी। ऑटो घर घर आया और फिर इतनी तेजी से यूटर्न लेकर भागा जैसे उसके पीछे कोई शैतान पड़ा हो। धूल और धुएं के गुबार में विक्रम और सुमित अकेले रह गए। अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। दोनों दोस्त अपने अपने बैग टांगे आगे बढ़ रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने बंद कमरे की बासी हवा और रात की रानी के फूलों की बहुत तेज नशीली महक। वो ऑटो वाला कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा था ना? वैसे तुझे वो बचपन की कहानी याद है जो काका सुनाते थे कि उस हवेली में एक तवायफ रहती थी, चंद्रमुखी, जो अपने प्रेमी के इंतजार में गाते गाते मर गई। सुमित चुप रहे, तुझे पता है ना मुझे इन सब बातों से नफरत है। कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने के लिए होती हैं ताकि वो जल्दी सो जाएं। अचानक हवा रुकी, पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उनके कानों में सीटी बजने लगी। तभी सुमित रुका। विक्की रुक। क्या हुआ, चलना जल्दी। तूने सुना? क्या? किसी के चलने की आवाज थी। कोई हमारे पीछे चल रहा था, बिल्कुल हमारे कदमों के साथ। कोई नहीं है सुमित, ये सिर्फ तेरा वहम है, और ये सूखे पत्ते हैं, हवा से उड़ रहे होंगे। नहीं यार, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया, सुमित। बस अब एक शब्द और नहीं। तूने हॉरर फिल्में ज्यादा देख ली हैं। देख, सामने गेट दिख रहा है, हम घर पहुंच गए। सामने अंधेरे में लिपटा हुआ उनका पुश्तैनी घर खड़ा था। यह घर कभी आलीशान रहा होगा, लेकिन आज ये किसी बूढ़े बीमार जानवर जैसा लग रहा था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, लोहे के गेट पर जंग की मोटी परत थी, और घर के ठीक पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर जंगल के बीचों बीच सिंगा हवेली का काला साया खड़ा था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जो अंधेरे में किसी खोपड़ी की खाली आंखों जैसी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक लालटेन की रोशनी उनकी तरफ पड़ी। सामने उनका पुश्तैनी घर अंधेरे में किसी सोए हुए दैत्य की तरह खड़ा था। बरामदे में एक लालटेन टंगी थी, जिसकी लौ हवा से जूझ रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में एक साया हिला। कौन है वहां? मेरे पास लाठी है, चले जाओ यहां से। काका शांत हो जाइए, मैं हूं विक्रम, और ये सुमित है। छोटी मालिक, विक्रम बेटा, हे भगवान। हरिया काका, जो विक्रम को बचपन में अपने कंधों पर घुमाया करते थे, आज उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी उम्र 60 के पार थी,
लेकिन आज रात वो 80 साल के लग रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं और आंखों में ऐसा डर था जो सिर्फ मौत को करीब से देखने पर आता है। तुम लोग इतनी रात को? मैंने खत में साफ साफ लिखा था सूरज ढलने से पहले आ जाना। तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम किस वक्त इस घर की दहलीज पर खड़े हो? अरे काका रिलैक्स कीजिए, ट्रेन लेट थी, फिर ऑटो वाले ने नखरे किए, अब हम आ गए हैं ना। चलिए अंदर चलिए, बाहर बहुत ठंड है। ठंड नहीं है सुमित, ये उसकी सांसें हैं। जल्दी जल्दी अंदर चलो, और खबरदार पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज आए। काका ने उन्हें लगभग खींचते हुए घर के अंदर किया और दरवाजे पर एक नहीं 3-3 सिटकनी लगा दी। फिर उन्होंने दरवाजे पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। बाहर हवा का शोर था और शायद बहुत दूर किसी पायल की हल्की सी झनकार। काका ने राहत की सांस ली। घर के अंदर की हवा बाहर से भी ज्यादा भारी थी। हॉल में अंधेरा था। फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी थीं, जो धूल की वजह से भूरी हो चुकी थी। कोनों में मकड़ी के जाले ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने पुराने धागे छोड़ दिए हों। उफ, काका, यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। आपने सफाई नहीं करवाई? मालिक, मैं दिन के उजाले में ही आता हूं। इस घर में रात गुजारने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही। क्यों काका? ये घर तो हमें बचपन में बहुत पसंद था। याद है विक्की, हम छुपम छुपाई खेलते थे। काका, वो हमारा पीछे वाला कमरा, ब्लू रूम, वो तैयार है ना? हम वहीं सोएंगे। वहां से पूरा जंगल और हवेली दिखती है। नहीं, खबरदार जो उस तरफ कदम भी बढ़ाया। वो कमरा अब वो कमरा नहीं रहा, वो रास्ता बन चुका है। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर ताला जड़ दिया है। काका, आप होश में तो हैं? वो सिर्फ एक कमरा है। उसकी खिड़की से व्यू अच्छा आता है, इसलिए सुमित वहां जाना चाहता है। खिड़की दोनों तरफ से खुलती है बेटा, तुम बाहर का नजारा देखोगे। लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? पिछले महीने रामू का जवान बेटा सिर्फ कौतूहल में उस खिड़की के पास खड़ा था। उसने वो धुन सुन ली। अगले दिन उसकी लाश उसी कमरे में मिली। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखों में सफेद पत्थर जैसी चमक थी। काका की बात सुनकर हॉल में एक भारी खामोशी छा गई। सुमित की नजर अनजाने में हॉल के उस कोने में चली गई जहां अंधेरे में वो वर्जित दरवाजे पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका हुआ था। क्या इस घर में कोई बिल्ली है? मुझे लगा जैसे किसी के नाखूनों से लकड़ी खुरचने की आवाज आ रही है उस बंद कमरे की तरफ से। विक्रम, तूने काका की बातें दिल पे ले ली हैं। ये पुराना घर है, लकड़ियां चटकती हैं, चूहे होंगे। खाना खा और सो जा। सुबह होते ही हम इंजीनियर को बुलाकर काम शुरू करेंगे और शाम तक वापस शहर निकल जाएंगे। हाँ बेटा, सो जाओ। मैंने तुम दोनों का बिस्तर यहीं हॉल में लगाया है। मैं बरामदे वाले कमरे में सोऊंगा। और सुनो, अगर रात को प्यास लगे तो मटका यहीं पास में रखा है। उस तरफ मत जाना। चाहे कोई रोए चाहे कोई गाए, हिलना मत। विक्रम, सुमित प्लीज सो जा, अब सुबह बात करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। विक्रम अपनी थकान की वजह से तुरंत सो गया। उसकी खर्राटों की हल्की आवाज हॉल में गूंज रही थी। लेकिन सुमित अपनी रजाई में लेटा छत को घूर रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसके शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही हों। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसकी नजरें न चाहते हुए भी अंधेरे में उस ताले वाले दरवाजे पर जाकर टिक जाती थीं।
तभी हवा का रुख बदला। वो आवाज, वो धुन शुरू हो गई। पहले बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, फिर थोड़ी तेज। ये कोई साधारण संगीत नहीं था। सुमित, इतने साल कहाँ थे तुम? मेरी धुन अधूरी है, आओ इसे पूरा कर दो। नहीं, ये वहम है। विक्रम, विक्रम उठो। सुमित ने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जंग गया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी उंगलियां अपने आप रजाई हटाने लगीं। उसके पैर उसकी मर्जी के खिलाफ जमीन पर उतर गए। सुमित बिस्तर से खड़ा हो गया। उसकी चाल अब इंसानों वाली नहीं थी। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा के बहाव में बहता हुआ उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं। सिर्फ सफेदी बची थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भरी मुस्कान थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उस जंग लगे ताले पर रखा। ताला, जो लोहे का था, सुमित के छूते ही बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बिना चाबी के सिर्फ छूने भर से ताला खुल गया। जंजीरें जमीन पर गिर गईं। आवाज से विक्रम की नींद में खलल पड़ा। उसने करवट बदली। सुमित, रात के करीब 2 बज रहे थे। हॉल में अचानक तापमान गिर गया था। इतनी ठंड थी कि सांस भी धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। इतनी ठंड क्यों है? काका, खिड़की खुली रह गई क्या? विक्रम, जो थका हुआ था और गहरी नींद में था, एक अजीब सी सिहरन से जाग गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर बर्फ का ठंडा हाथ रख दिया हो। विक्रम ने अपनी रजाई कसने की कोशिश की। उसकी आंख खुली। बगल का बिस्तर खाली था। सुमित वहां नहीं था। सुमित, पानी पी रहे क्या? विक्रम उठ बैठा। हॉल में गहरा अंधेरा था। सिर्फ वो छोटी सी मोमबत्ती अपने आखिरी सांसें गिन रही थी। उस मध्यम रोशनी में विक्रम ने जो देखा, उससे उसका गला सूख गया। वो वर्जित दरवाजा, जिस पर काका ने ताला जड़ा था, वो चौपट खुला था। ताला और लोहे की जंजीरें जमीन पर ऐसे पड़ी थीं जैसे सांप ने अपनी केचुली छोड़ दी हो। उस खुले दरवाजे के उस पार घना काला अंधेरा था और हवा की डरावनी साएं साएं आ रही थी। सुमित, मजाक मत कर यार, बाहर आ जा। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। रोशनी की एक पतली लकीर उस खुले कमरे के अंदर गई। कमरा खाली था। विक्रम दौड़कर खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांका। बाहर कोहरे की एक मोटी चादर थी, लेकिन उस सफेदी के बीच उसे एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। कोई था जो घर से दूर जंगल के रास्ते उस पुरानी सिंगा हवेली की तरफ बढ़ रहा था। सुमित! विक्रम चिल्लाया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो खिड़की से ही कूद गया। नीचे झाड़ियां थीं। कांटों ने उसके पायजामे को फाड़ दिया। पैरों में खरोंचें आईं, लेकिन विक्रम को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, अपने दोस्त को रोकना। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। विक्रम सुमित के पैरों के निशान ढूंढ रहा था। गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन सुमित, या वो चीज जो सुमित के शरीर में थी, वो रुक नहीं रही थी। सुमित की चाल अजीब थी। वो चल नहीं रहा था। वो जैसे हवा में तैर रहा था। उसके हाथ शरीर के बगल में बेजान लटके थे और सिर एक तरफ झुका हुआ था। जंगल विक्रम को रोकने की कोशिश कर रहा था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सामने पड़ी। विक्रम सिंगा हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुका था। हवेली का गेट लोहे का बना था। सुमित गेट के ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा गेट की तरफ था, विक्रम की तरफ पीठ।
सुमित रुक जा भाई, वहां आगे खाई है, गिर जाएगा। पागल हो गया है क्या? मैंने कितनी आवाजें दी, सुनता क्यों नहीं? आ गए तुम? इतनी देर क्यों कर दी? महफिल सज चुकी है, बस साज की कमी है। सुमित, ये कैसी आवाज है? चल घर चल, काका ठीक कह रहे थे, यहां कुछ गड़बड़ है। घर? ये हवेली ही अब मेरा घर है। वो मुझे बुला रही है। मेरी उंगलियां वो सितार बजाने के लिए तड़प रही हैं। बकवास बंद कर, तुझे डॉक्टर की जरूरत है। सुमित ने एक झटके में विक्रम को ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई कागज का टुकड़ा हो। विक्रम 10 फीट दूर जा गिरा। विक्रम ने देखा कि हवेली का वो भारी भरकम जंग लगा गेट अपने आप खुलने लगा। मेरा इंतजार खत्म हुआ। सुमित ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंधेरे ने उसे निगल लिया। विक्रम गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही विक्रम गेट के पास पहुंचा, गेट एक तेज धमाके के साथ उसके मुंह पर बंद हो गया। विक्रम ने गेट को पीटना शुरू कर दिया। खोलो सुमित, बाहर आ, खोलो इसे। लेकिन गेट टस से मस नहीं हुआ और तभी हवेली के अंदर से रोशनी जल उठी। विक्रम पागलों की तरह हवेली के उस लोहे के गेट को पीट रहा था। अंदर सुमित गायब हो चुका था और बाहर विक्रम अपनी सांसों से लड़ रहा था। हवेली के अंदर से अब वो धुंध इतनी तेज हो चुकी थी कि जमीन भी कांप रही। सुमित, बाहर आ, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, कोई है? खोलो इसे। तभी बिजली कड़की। विक्रम ने देखा कि हवेली की बाईं तरफ एक पुरानी खिड़की की जाली टूटी हुई थी। वो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर थी और उसके नीचे एक सूखे पेड़ की डाल लटक रही थी। विक्रम दौड़ा। उसने पेड़ की खुरदरी छाल को पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगा। अंदर से सड़े हुए फूलों और पुराने इत्र की इतनी तेज बदबू आई कि विक्रम का सिर चकरा गया और अंधेरे में अंदर कूद गया। विक्रम अब हवेली के अंदर था। बाहर की ठंड यहां गायब थी। यहां एक अजीब सी चिपचिपी गर्मी थी। दीवारों पर बड़े बड़े तैल चित्र टंगे थे, लेकिन उन चित्रों के चेहरे खुरच दिए हुए थे। विक्रम रोशनी की तरफ बढ़ा जो मुख्य हॉल से आ रही थी। जैसे ही वो हॉल के दरवाजे पर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर बेशकीमती कश्मीरी कालीन बिछा था और वहां महफिल सजी थी। हॉल के किनारों पर लोग बैठे थे। वो बिल्कुल शांत थे। उनमें से एक को विक्रम ने पहचान लिया। वो रघु था, गांव का वो लड़का जो पिछले हफ्ते गायब हुआ था। रघु, तुम यहां हो? चलो भागो यहां से। रघु का चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा स्लेटी रंग की हो चुकी थी। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो पत्थर की मूर्ति बन चुका था। विक्रम दौड़कर रघु के पास गया। विक्रम ने पीछे देखा। बाकी लोग भी, सब के सब पत्थर बन चुके थे। ये वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने वो धुन सुनी थी। हवेली ने उन्हें मारा नहीं था, उन्हें अपना दर्शक बना लिया था, हमेशा के लिए। तभी विक्रम की नजर हॉल के बीचों बीच गई। वहां हवा में जमीन से 5 फीट ऊपर एक लाल रंग का सितार तैर रहा था। उस सितार के तार अपने आप हिल रहे थे। कोई अदृश्य उंगलियां उसे बजा रही थी और उस सितार के ठीक नीचे सुमित खड़ा था। सुमित का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठ रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे उस सितार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसे छुएगा, उसका भी वही हाल होगा जो रघु का हुआ। कितनी सुंदर है ये। मेरे हाथ
मेरे हाथ इसे छूना चाहते हैं। सुमित नहीं, पीछे हट, वो साज नहीं, वो मौत है। विक्रम सुमित की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हॉल के बीच वाले हिस्से में कदम रखा, एक अदृश्य दीवार ने उसे टक्कर मारी। विक्रम गिर पड़ा। हवा में एक गूंजती हुई क्रोधित औरत की आवाज आई। खामोश, मेरी महफिल में शोर मचाने की जरूरत कैसे हुई? ये मेरा नया साजिंदा है। बरसों पहले उन्होंने मेरे हाथ काट दिए थे ताकि मैं बजा न सकूं। कहा था तेरी कला सिर्फ हमारे लिए है। जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने कसम खाई थी, अब मैं खुद नहीं बजाती, मैं दूसरों के हाथों से बजाती हूं। और जब वो बजाकर थक जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी कला बना लेती हूं, पत्थर की मूरत। नहीं, मैं सुमित को पत्थर नहीं बनने दूंगा। मुझे इस आवाज को रोकना होगा, मुझे इस साज को तोड़ना होगा। विक्रम ने इधर उधर देखा। हॉल की छत बहुत ऊंची थी और ठीक उस तैरते हुए सितार के ऊपर एक विशाल लोहे का झूमर लटक रहा था। उसकी रस्सी पुरानी थी और दीवार के कोने में एक खूंटी से बंधी थी। वक्त बहुत कम था। सुमित, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। विक्रम ने इधर उधर देखा। हॉल की छत बहुत ऊंची थी और ठीक उस तैरते हुए सितार के ऊपर एक विशाल लोहे का झूमर लटक रहा था। उसकी रस्सी पुरानी थी और दीवार के कोने में एक खूंटी से बंधी थी। वक्त बहुत कम था। विक्रम ने पास पड़ी एक पीतल की भारी मूर्ति उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। निशाना चूकने का मतलब था सुमित की मौत। विक्रम ने पूरी ताकत से एक भाले की तरह वो पीतल की मूर्ति उस रस्सी पर दे मारी। निशाना अचूक था। बरसों पुरानी वो रस्सी टूट गई। हजारों किलो वजनी वो लोहे का झूमर गुरुत्वाकर्षण की रफ्तार से नीचे आया। जैसे ही सितार टूटा, वो सुरीली धुन एक भयानक चीख में बदल गई। हॉल में तूफान आ गया। वो अदृश्य साया जो अब तक हावी था, धुएं की तरह बिखरने लगा। मेरा साज, मेरा इंतजार, नहीं। हवेली कांपने लगी। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। सुमित जो हवा में था, एक बेजान कठपुतली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। सुमित, उठ भाई, भागना होगा, ये जगह गिर रही है। सुमित बेहोश था। उसको होश आया और वो हवेली से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वो बाहर आए, धूल का एक विशाल गुबार उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। विक्रम और सुमित वहां से भागते हुए जंगल से घर की तरफ भागे। लेकिन वो अब बहुत डर में, जिसकी वजह से वो कुछ समझ नहीं पाया और वहीं बैठ गया। और उन्हें पता नहीं चला सुबह हो गई। विक्की, हम कहाँ हैं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है और वो गाना बंद क्यों हो गया? गाना खत्म हो गया भाई। साज टूट गया, महफिल उठ गई। सुमित, आज हमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, तुमने इस गांव को एक सदियों पुराने श्राप से आजाद कर दिया। शायद उन्हें भी मुक्ति मिल गई। गांव में आज भी वो कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं अमावस की रात को अब वहां से रोने की आवाज नहीं आती, लेकिन अगर आप उस मलबे के पास जाकर दिल लगाकर सुने तो हवाओं में एक हल्की सी धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्योंकि हर अधूरी धुन का मकसद डराना नहीं होता। कुछ धुनें सिर्फ पूरा होना चाहती हैं।